सभी को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं आतिश इंद्रेकर छारा बुधन वीडियो पॉडकास्ट के सीजन 2 के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष एक ऐसे समुदाय की बात लेकर आए हैं जिस समुदाय के साथ आप कभी न कभी रूबरू हुए होंगे या कभी न कभी कहीं न कहीं आप उनसे मिले होंगे, लेकिन आप उनके या उनके समुदाय के बारे में गहराई से नहीं जानते होंगे। आपने इन समुदाय को रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर या कहीं फुटपाथ की सड़कों पर लोगों के कान की मेल साफ करते हुए देखा होगा। अब आप ये कहेंगे कि ये कौन सा समुदाय है? तो ये समुदाय है राजभोई। हाँ, राजभोई। और इसे कई कई जगहों पर घेरा समाज से भी जाना जाता है। ये इनके पुरुष लोगों के कान में से मेल साफ करने का काम करते हैं और इनकी महिलाएं अपने घर बैठकर रस्सी बनाने का काम करती है और ये रस्सी गांव शहर बेचने जाती है और बेचकर अपने और अपने परिवार का पेट पालती है। लेकिन इस कोरोना काल में इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आइए आज हम इस एपिसोड में इनकी संघर्ष की बात सुनते हैं। पहले तो भूमंती जनजाति थी तो समाज मतलब यहाँ से वहाँ जाते थे। पहले भूमंती जाति के हिसाब से क्या घूमते रहते थे, 4 दिन या 8 दिन वहाँ, 5 दिन वहाँ। तो हमारे भूमंती जनजाति के अंदर क्या ना तो कोई जाति का ठिकाना था क्योंकि ऊपर के जो दबाव थे वो जाति और गरीब लोगों को मानते नहीं थे, वो जाति को समझते नहीं थे कि भाई ये क्या है, ग्यारह समाज क्या है, डबगर समाज क्या है, सांसी समाज क्या है, बंजारा समाज क्या है और वाघरी समाज क्या है, दातणिया समाज क्या है। ये समझ लो हमारी 12.5 जाति है, मतलब पूरी प्रदेशों की 12.5 जाति। और ये 12.5 जाति को सरकार मानने नहीं देती, उनको सरकार के मानने में जाति नहीं आती। इनके नज़र में चोर नज़र आते हैं कि ये सिर्फ चोर है। ये सिर्फ ये 12.5 जाति को इनका मतलब निकालने के लिए जानते हैं कि कभी हमारे को ज़रूरत पड़े, कुछ बड़े केस की ज़रूरत पड़े, कुछ भी मतलब इस तरह का मतलब दबाव करना है तो इन जाति को आगे खड़ा कर दो और इन जाति को चोर नाम से दोहरा दो। पहले हम मणिनगर रहते थे, बहुत साल पहले मणिनगर रहते थे, तो ऐसे झुग्गी बना के रहते थे। जैसे अब ये 4 मड़िया बाजू में ना, ऐसे झुग्गी बना के रहते थे। शाम को 2 मटके पानी लाने का, सुबह 2 मटके पानी लाने का, बाहर जाके लेटरूम बाथरूम बाहर करने का, 10 रुपये 5 रुपये दे के कंपोलस में करने का, ये सब करते थे सर। तो बीच के अंदर बस्ती तोड़ने का काम चालू हुआ, अहमदाबाद सिटी को मेगा सिटी बनाने के सब विषय के अंदर। तो उसमें अंदर सब तोड़ फोड़ चालू हो गई। तो तोड़ फोड़ के अंदर हमारी बस्ती भी उनके नज़र में आ गई। वहाँ पे म्यूनसिपालिटी ने तोड़ना चालू करा, मारती थी। हम तो केरोसिन डाल के सामने भी सोते थे उनके। हमारे बच्चों को लेके बुलडोजर के आगे भी जाते थे तो भी नहीं मानती थी। बारिश भी हो तो तोड़ के जाते थे। पुलिस मारती थी, पुलिस सामान ले जाती थी। हाँ, खाए मार, हमारा सामान ले जाती थी, बर्तन ले जाती थी, ओढ़ने बिछाने का ले जाती थी और मारती थी। मकान तोड़ देती थी, बच्चों को नहीं देखती थी, किसको नहीं देखती थी, सब भूखे ने प्यासे। उस टाइम पर भी हमारी हालत ख़राब ही रहती थी। वो टाइम हम लोगों ने खाना भी नहीं पकाते थे, नहीं खाते थे, वो रात भूखे सोते थे हम लोग। फिर वो चले जाते थे, फिर हम वहाँ पे 3 पत्थरों का चूल्हा बना के वहाँ पे खाना वाना बना लेते थे, बोरिया बिस्तर लगा के सो जाते थे। सुबह उठते ही नींद खुलती थी, ऐसे म्यूनसिपालिटी के बुलडोजर आते थे, फिर वापस हम हमारा बोरिया बिस्तर ले भागते थे। ऐसे करते करते हमारा समय 2003 तक मतलब इस तरह का निकला। इससे तो हमारा को कम से कम 100 बार भागना पड़ा। बुधन थिएटर के द्वारे नाटक है बता के, हर एक जगह पे नाटक है बता के, हर जगह पे हमारी एक परेशानी हमारे ऊपर सब हमारी जो हमारी परेशानी थी बुलडोजर की, जो बुलडोजर हमारे पे घूमते थे, हमारे यहाँ कितनी मौत हो चुकी, हमारे बच्चे कितने मर चुके, हमारे सामान ले चुके। इस तरह का मतलब हमारा उसके बाद में भी बस 20-25 बार हमारा सामान ले के म्यूनसिपाल्टी वालों ने जमा लिया। खाने के बर्तन भी हमारे वहाँ जमा लिए, पहनने के कपड़े भी हमारे वहाँ जमा कर लिए। और वो लोगों ने बिना वोट के मतलब हमारे में कोई नहीं लोभ, नहीं लालच, नहीं कोई बात की हमारे में इस तरह का कोई पैसा डाला। हमारे हर तरफ से वो लोगों ने सपोर्ट करा। इतना कि हमारे पास जो पुरावे नहीं थे, वो पुरावे भी वो लोगों ने, जहाँ हमारे 7 पीढ़ी नहीं जा सकती ऐसी जगह में हमारे बाप दादा के वो लोगों ने पुरावे निकाले। केस हम 16 हो गया, हम जीत गए। वो केस जीतने के बाद में आज हमारा वो 4 माड़िया मकान उनकी बदौलत पे हमारे को यहाँ मिला है और ये हम व्यवस्थित हमारे बाल बच्चों के साथ में हम रह रहे हैं। वहाँ से यहाँ थोड़ी बेहतर है। यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 2 टाइम पानी है, सब नहाना धोना है। लेडीज़ अच्छा अपने मतलब लेडीज़ अलग सिस्टम था और यहाँ सिस्टम अलग है, तो यहाँ अच्छी सुविधा है। महिला सब रस्सी चलाती है और हम लोग रेलवे में काम करते हैं कान साफ करने का।
के जैसे अभी सुबह 7 बजे से बैठ गए तो 12-2 बजे तक बना लेते 10-12 रस्सी, फिर शाम को 3-4 बजे बैठ जाते, 5-6 बजे वो बना लेते, 10-20 बन जाती है रस्सी। यहाँ से हम अड़ाद नडियाद रात को चले जाते, वहाँ रात भर स्टेशन पे या मुसाफिर खाने में कहीं पर भी अपना गुजारा कर लेते। सुबह 4 बजे उठ के हम गामड़े जाते। गामड़े जैसे कोई बस मोटर नहीं जाती वहाँ पे, सिर्फ रिक्शा, तो रिक्शा वाला 100 रुपया 150 रुपया लेता है। फिर वहाँ आने से भी मुसीबत होती है तो 200 कोस या 300 कोस हम चल के जाते, पैदल सिर पे वो गट्टा रख के पैदल जाते। पगडंडी बोलते हैं ना, वहाँ से निकल के पैदल खेतों में बेचते, जो खेतों में अनाज वो बोते हैं ना लोग बाग, वहाँ जाते बेचने के लिए। जो हमारे बाप दादा सब ये काम करते थे, रस्सी बनाने का और कान में से मेल निकालने का। सदियों से पहले वो बोरी आती है ना, बोरी, तो उसको एक एक करके बोरी को निकालते थे और बोरी से उसकी जवड़ी बनाते थे, रस्सी बनाते थे। रस्सी वो गामड़े में सब बेचते थे और हम लोगों सब कान साफ करने का पहले से ही आटना चारने में कान साफ करते थे। हम भी रस्सी बनाते, हमारी बहू भी रस्सी बनाती, हमारी लड़की हो वो भी रस्सी बनाती, मतलब हमारा पूरा एक खानदानी धंधा ही है हमारा। पब्लिक क्या डर रही और हम भी हमारे समाज के लोग भी डर रहे कि हम हमारी लेडीज़ को कोई माल बेचने भेजे तो वहाँ पे कोई उन पर कोई जुल्म करना बैठे कि और हम अनपढ़ गवार इंसान है और ये रस्सी बनाने का काम तो हमारी लेडीज़ ही जाती है बेचने के लिए, और बेचारी वहाँ बेचने जाए, कभी लॉकडाउन लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए, तो वो भी हम डर के जैसे भी हम चला रहे हैं। 5,000 का माल आते है, उसमें 8,000 बनता है, 7,000 बनता है, अपना सब मिला के 2,000 रुपया निकल जाता है, सब भाड़ा निकाल के। और ये रस्सी किस काम के लिए आती है? हर काम में आती है। गाय को बांधो, झूला भी बांध लो, गामड़े में हर चीज़, कपड़े सुखा लो, कोई भी खाटले की पांगोत कर लो, खाटले की बात समझते हो ना, खाटले की वान वो बना लो, सब काम आती है, जो भी यूज़ करो उसमें काम आ जाती है। तो मतलब ये कितने सालों से कर रहे हो आप? ये कम से कम हमारे बाप दादा मर गए वो टाइम से ही चालू है। ये राजभोई समाज कभी अहमदाबाद के मणिनगर रेलवे स्टेशन के पीछे रहा करता था, लेकिन अब ये समाज अहमदाबाद के वटवा विस्तार में रहता है। हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में कई समुदायों की स्थिति बद से बदतर हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्थिति गंभीर हुई है वो घुमंतु जनजातियों की है, और उसमें भी राजभोई समाज जैसे लोगों की। अच्छी थी, अच्छे कमा रहे थे, गाड़ी चालू थी, सब ट्रेन में जा रहे थे माल लेके, माल ट्रेन से आ रहा था, ये माल तो सूरत से आता है क्या, और लाने जाने में कुछ दिक्कत नहीं होती थी। लॉकडाउन लगा, सबसे ज़्यादा ख़राब हालत हो गई, यहाँ तक कि हम मांगते ही नहीं थे तो हमारी लेडीज़ से मांगने भी गई है और मांग के हमारा गुजारा चलाया हम लोगों ने। धंधा बंद था, ट्रेन बंद थी, माल आता जाता नहीं था, इसका भी कम हो गया है, इसका भी कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। कोरोना के डर के हमारे पब्लिक कोई ज़्यादा दूर रखती है।
पहले गाड़ी चालू थी तो बिना टिकट चले जाते थे हम कोई भी गांव के अंदर, तो कोई पूछता नहीं था, माल भी ले जाते थे। अब बस में जाओ तो माल की लगेज दो, अपनी टिकट दो, अपने साथ कोई 10 साल का बच्चा हुआ उसकी टिकट दो। सबसे बड़ा मुद्दा है रस्सी धंधा बनाने का। जो रस्सी बनाते वो हमारी मेला जाती और हम कान का मेल निकाला। अब इस तरह लॉकडाउन के अंदर तो हमारा को कोई छूने के लिए इंसान तैयार नहीं है, तो हम कान किस तरह का पकड़ेंगे। तो हम बेलाचार घर पे पड़े रहे। और रस्सी बनाने का माल जो मिलता है सूरत में मिलता है। अब वो सूरत में लॉकडाउन लग गया, चारों तरफ लॉकडाउन लग गया, यानी कि यहाँ से अपने 4 माड़े के बाहर नहीं निकल सकते, तो सूरत कहाँ से जाएंगे। तो वो सब चौपट हो गया, धंधे पानी के बेरोजगार होके बैठ गए। ऐसी कोरोना हुआ था नहीं, तो उसके बाद में जब हम गए तो जहाँ का सरपंच है ना, वो बोलता था कि गांव के बाहर बैठो, मैं सबको खबर करके आ जाता हूँ, जिसको लेना होगा वो लेके आ जाएगा। और वो हाथ धुलाते थे, ऐसा सब व्यवस्थित जाते थे सर। 2-4 रुपये की ज़रूरत पड़ती है ना, कि दवा खाना है, जैसा कुछ भी ऊपर का खर्चा है, तो हम लेडीज़ लोग मांगने चले जाते थे सर। फीलिंग तो होती थी ना, मन दुखता था, आत्मा दुखती थी, आंसू आते थे। पहले क्या मजबूरी है, तो या 500 कमाते थे पहले, अभी 100 रुपये कमाना भारी है। हाँ 100 रुपये। घर अभी बड़ी मुश्किल से चल रहा है, अभी घर वो तकलीफ बहुत ज़्यादा है। रेलवे में सब ट्रेन बंद है, धंधा रेलवे का ही है हमारा। तो हम लाचार हो गए। लाचार इसके लिए हो गए कि मेन धंधे पाने के लिए लाचार हो गए। क्योंकि हमारा दोनों धंधा इस तरह का है कि बाहर जाए भी अगर हमारा धंधा नहीं हो सकता। एक तो कान की सफाई में अभी लॉकडाउन जैसे जैसे खुला तो भी पब्लिक कान में हाथ नहीं नाकने देती और आजू बाजू बैठने नहीं देती, तो वो धंधा तो चौपट ही हो चुका था। और दूसरा धंधा रस्सी का है। अब रस्सी के धंधे के लिए माल लाना जाना पड़ता और उसके लिए पैसे की ज़रूरत, और वो पैसे हमारे पास थे नहीं। अभी लॉकडाउन के पहले स्कूल में जाते थे, लॉकडाउन नहीं था जब तक पैसे भरे प्राइवेट में भी। आधे प्राइवेट में जाते, आधे सरकारी में जाते। प्राइवेट वाले पैसे मांगने लगे कि 5 के महीने के पैसे दो, किसी का 14,000 मांग रहे, किसी के 10,000 मांग रहे, तो बच्चे को निकाला गया हमारे से। ज़्यादा पोषण तो नहीं हुआ, इसके लिए लॉकडाउन के हिसाब से निकाल दिया उसको। तो बच्चे घर पे ही खेलते कूदते गए, या कुछ भी अंटी पत्थर या कुछ भी खेलते रहते ऐसे ही। अब लॉकडाउन लगने के बाद में तो बच्चे जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे खुद के खाने के फांपे हो गए। फिर लॉकडाउन खुलने के बाद में वहाँ जा रहे हैं बच्चों को लेके, तो स्कूल वाले बिठाने उसकी फीस मांग रहे, और फीस एक बच्चे की कम से कम नहीं करके 10-10 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये मांग रहे। अब इनको 10,000 12,000 हम लाके कहाँ से दें, क्योंकि हम खुद हमारा कोई दूसरे सपोर्ट करके हमारा धंधा पानी रोजगार पे हमारे खड़े कर हमें 10-12 हज़ार रुपये हो तो हम हमारे बच्चों को एडमिशन के वो जो भी फीस है वो देवे और हमारे बच्चों को बिठाए। स्कूल जाते थे तो हमारे को भी शांति थी और बच्चों को भी थी। तो आज लॉकडाउन खुलने को कम से कम 4 से 5 महीने जैसे हो जा रहे, पर वो बच्चे अभी इस तरह के ही पढ़े। बच्चे को ना तो स्कूल में ले रहे, पहले जाते वो अर्जी पे अर्जी हमारे यहाँ पे घर पे एड्रेस दे के कि भाई तुम्हारे बच्चे के इतने पैसे तुम भेजो। हम पैसे भेजेंगे कहाँ से? कोई तो हमारा वो सरकार की तरफ से ऐसा बोलना चाहिए भाई तुम्हारे बच्चे को भेजो, ये लॉकडाउन का पैसा जो भी होगा हम तुम्हारा को माफ़ कर दे। वो माफ़ करने की बात नहीं चल रही। और हमने ये भी अपील करा था कि भाई हमारे को उसकी सटी दे दो तो हम सरकारी में नाक सकेंगे उसको, तो बोले नहीं पहले पैसे भरोगे तो तुम्हारे को सटी मिलेगी। धंधा करने के लिए नहीं जाने देते थे, भीख मांगने के लिए भी उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। कहीं रास्ते में मिलते थे तो उनको हमारी मजबूरी बताना पड़ता था। खुद कमा के खाने वाले, बच्चों को पालने वाले आज बैठ के ना दूसरे से भीख मांग के खा रहे, तो बहुत दुख लगता था सर ये बात। तो हमारे 112 परिवार के उसके अंदर डबगर भी आ चुके हैं और हम भी आ चुके हैं। और जैसे वागरी समाज है, कोष्टी समाज है और देविक पूजक है, वो हमारे सपोर्ट पे उनको भी
दक्षिण सर ने बड़े बड़े जो भी इनकी संस्था से मतलब जो भी मदद करनी थी हमारे वो 4 महीने सलंग कंट्रोशन 4 महीने हर एक चीज़ की मदद करी। हर महीने हमारा वो पूरा मतलब किट एक परिवार के अंदर इतना सामान दे देते कि एक महीना आराम से घर पे बैठ के 10 परिवार के इंसान खा सकते थे। इतना सामान हमारा वहाँ से हमारा वो सपोर्ट हुआ है। इतनी पीढ़ियों के अंदर पहली बार ऐसी बीमारी आई जो हमारा धंधा बंद हुआ है। इतनी बड़ी बीमारी हमारे 700 पीढ़ी ने कभी नहीं देखी और ना सुनी थी कि इस समय इस तरह का भी आएगा कि आज हमारी ये हालत हो जाएगी। उस संभलने के लिए बहुत समय लग जाएगा। अब कोई बिजनेस वाले नहीं है, कोई खेती बाड़ी वाले नहीं है कि चलो भाई हम साल 2 साल के अंदर हम बराबर लाइन में आ जाएंगे। अब ये बीमारी ने तो हमारा 5 साल पीछे धकेल दिया। अब ये सरकार पैसे दे रही है 500 रुपया महीने के अंदर 500 रुपया दे रही है, तो 500 रुपया बैंक खाते में जमा हो रहा है। और वो बैंक खाते का बुरा हुआ है का हमारे पास जो हमारे 500 रुपया में, जहाँ पढ़े लिखे इंसान थोड़ी जो हमारे सबके हमारे बच्चे के भी होएंगे हमारे भी होएंगे। ये मैं मेरे परिवार की बता रहा हूँ। अभी इसके अंदर तो पूरी 40 राजभोज समाज के 40 परिवार है। 40 परिवार के अंदर एक परिवार के अंदर अगर 5-5 6-6 इंसान भी गिनो तो अगर बैंक खाता अगर 5-6 पास नहीं है तो 500 रुपया आएगा कहाँ से। और अगर वो मान लो चलो 500 रुपया आ भी गया एक परिवार के पास, तो चलो खाता है, वो खाते के अंदर 500 रुपया आ गया, वो 500 रुपये के अंदर 6 परिवार का इंसान 1 महीने तक किस तरह से चलाएं। इतना लगता है कि ज़्यादा ही मतलब लंबा खींचने की सोच रहे। ये जितना लंबा खींचेगा उतने में गरीबों की मरण, हमारे जैसे रोज कमा के खाने वाले इंसान की मरण, दूसरे की किसी की मरण नहीं। पर जो कोरोना के बाद है ना अभी हालत ख़राब है, परिस्थिति बिल्कुल ख़राब है। 500 की मजदूरी करते थे, वहाँ 100 रुपया मजदूरी अभी मिलना मुश्किल है। गया डर तो लगता है, फिर भी धंधा करते हैं हम लोगों को, डर तो लगेगा ही। सब मिलना जुलना, घर आके बात करना, चिपकना, पैसेंजर कहाँ से कौन कैसा आता है। ये डर तो सबको लगेगा, मौत के आगे तो सब डरेंगे सब। वो एक जन को होता था पर सैकड़ों जन को ले डूबता था, वो बीमारी ऐसी थी। बाकी जो हमारी जो दूसरी पीढ़ी है उसको नहीं करना है, अभी नौकरी की तलाश में है। क्योंकि हमने देख लिया है, हम अनपढ़ रह के देख चुके हैं कि हमारे बच्चे भविष्य में कुछ आगे बढ़े। ये हमारे बाप दादे की रस्सी और ये कानमेल कब तक चलेगा सर। कोई उनके दिमाग में ऐसा लगे कि मैं कुछ नौकरी करूं, कुछ अच्छा बनूं। सरकार को क्यों लिए किस लिए लाते, हमारा माँ बाप समझ के लाते कि भाई सरकार अपनी सुनेगी। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हर एक गरीबों को तुम हर एक नज़रिए से देखो कि भाई इनको किस तरह से हमारे को आगे बढ़ाने का। कि पहले तो गरीबों पर ध्यान दो कि गरीबों को, आज कोई गरीब भीख मांगना नहीं चाहता है, कोई भी गरीब इस तरह नहीं चाहता कि मैं भीख मांगना है। वो गरीब भी आज अच्छा रहना चाहता है, अच्छा बिजनेस करना चाहता है, अच्छा धंधा करना चाहता है। तो ये सरकार का फर्ज बनता है कि अमीरों को छोड़ो, गरीबों पे ध्यान रखो, उनके लिए कुछ सपोर्ट करो, उनको कोई लाइन बताओ, उनको कुछ जो बड़े बड़े लोगों को तुम बैंक मेहनत से देते हो, करोड़ों की मिल्कत की जो लोन देते हो, ऐसे गरीबों को भी कुछ करो। पूरे हिंदुस्तान के गरीबों को तुम इस तरह का सपोर्ट करेंगे तो वो धंधा करेगा।